हेलो एवरीवन। एग्जाम बाइट के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एग्जाम बाइट पर हम जो पढ़ाई करेंगे वो बिल्कुल ही डिफरेंट तरीके से करेंगे, यानी कि पढ़ाई वे भी बिल्कुल नए अंदाज में। आज का टॉपिक है हमारा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जो कि अपडेटेड है, यानी जून 2021 तक के जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेशन है वो सारे इसमें इंक्लूड किए गए हैं। और ये हम दो पार्ट में डिस्कस करेंगे। पार्ट वन जिसमें हम यूएनओ और उसके प्रिंसिपल ऑर्गन्स की बात करेंगे, उसके बाद जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं उनको हम पार्ट टू में डिस्कस करेंगे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम किसी भी तरह का हो उन सभी में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक या दो क्वेश्चन आते हैं जो आपके लिए काफ़ी बड़े हैं। मैंने कोशिश की है कि इसी एक लेक्चर में आपके सभी प्रकार के डाउट जो है वो सारे इसके अंदर क्लियर हो जाए, और जो जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं उन सभी को बेटा इसके अंदर हमने कवर किया है। ठीक है, ओके फ्रेंड्स। अगला हम बात करते हैं कि ये जो टॉपिक है बैंक, एसएससी, यूपीएससी, स्टेट, पीसीएस, रेलवे और सभी प्रकार के एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं स्टैटिक जीके लेक्चर नंबर 1, जिसका नाम है यूएनओ एंड प्रिंसिपल ऑर्गन। ठीक है, यूएनओ और प्रिंसिपल ऑर्गन, जैसे मैंने बताया कि पढ़ाई हम डिफरेंट अंदाज में करने वाले हैं इसके अंदर, क्योंकि हमने ये करा है कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन और उसके प्रिंसिपल ऑर्गन के साथ साथ जून 2021 तक के जितने भी स्टैटिक और करंट और फाइनेंस का पार्ट इसमें उनको भी इसके अंदर इंक्लूड कर लिया गया है। यानी आने वाले टाइम में जो भी एग्जाम होंगे उनसे यदि इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन उठता है तो इससे बाहर नहीं जाएगा। स्टैटिक जीके का लेक्चर नंबर 1। ठीक है, और अब हम सबसे पहले यूनाइटेड नेशन की बैकग्राउंड हिस्ट्री की बात करते हैं। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब की गई, क्या कारण थे इसके पीछे, तो उसके बैकग्राउंड हिस्ट्री को जानने के लिए सबसे पहले हमें वर्ल्ड वार की ओर चलना पड़ेगा। देखिए, आप सभी को पता है कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वार थी वो 1914 से 1918 के बीच हुई थी, और ये वर्ल्ड वार में बहुत ज़्यादा नुकसान दुनिया भर के देशों का हुआ था। दुनिया में शांति स्थापित करने के लिए लीग ऑफ नेशन, देखिए ये पिक देख सकते हैं यहाँ पर, लीग ऑफ नेशन की स्थापना ईस्वी में हुई थी। दुनिया में शांति स्थापित करने के लिए दुनिया के जो अलायंस जो देश थे, यानी देखते शक्तिशाली देश थे, उन्होंने क्या करा कि लीग ऑफ नेशन की स्थापना करी कि दुनिया भर के सभी देश एक मंच पर आएंगे और लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे और शांति से अपनी बातचीत को सुलटाएंगे। ये बिल्कुल यूएनओ की तरह ही एक नेशन बनाया गया था। लेकिन इसमें क्या हुआ कि जो भी मेंबर्स थे, वो जो देशों ने इसकी स्थापना की थी, वो डोमिनेटेड हो गए। यहाँ पर डोमिनेटेड मीन्स क्या हो गया, अपनी मनमानी करने लगे, हम किसी की सलाह नहीं लेंगे और जो हमने कह दिया वो आपको करना पड़ेगा। इसी कारण से लीग ऑफ नेशन समय के साथ में क्या होती है कि यहां पर आपकी फेल हो जाती है सर। जब ये फेल हो जाती है उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वार होती है, जो कि 1939 से 1945 की पीरियड में चली। और 1939-45 का जो समय है, यही वो समय है जब यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की नींव रखी गई थी सर। यानी जितने भी इंपॉर्टेंट कार्य हैं वो इसी पीरियड में होते हैं सर। ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वार के टाइम पीरियड में अगर बात की जाए तो एक अटलांटिक चार्टर आता है 1941 में। ठीक है, दुनिया के जो अलाइड, जो आप कह सकते हैं अलाइड कंट्रीज, यानी कि जो सबसे शक्तिशाली देश थे, लगभग 26 देश थे, इन देशों ने दुनिया में शांति स्थापित करने के लिए अटलांटिक चार्टर पर साइन किए। ये अटलांटिक चार्टर क्या था, मैं इसको थोड़ा आपको मैनुअली बताता हूँ। देखिए, दुनिया में जो अलाइड, अगर बात की जाए यहाँ पर अलाइड के लिए, माफ कीजिएगा मेरी राइटिंग थोड़ी खराब आ रही है, जो अलाइड्स कह सकते हैं पावर्स थी। अलाइड्स पावर्स मींस क्या हो गया, दुनिया में जो सबसे शक्तिशाली देश है, जैसे उस पीरियड बात करें 1941 की पीरियड में, जैसे यूके हो गया, यूएसए हो गया, ये दुनिया में शक्तिशाली देश थे सर। इसी इनके साथ ऐसी टोटल लगभग 26 देश थे जो कि अलाइड पावर का हिस्सा थे, यानी कि दुनिया में सबसे ज्यादा शक्ति के केंद्र ये हो रहे थे सर। इधर कुछ एक्सिस पावर भी दुनिया में बढ़ रही थी। एक्सिस पावर की अगर बात की जाए तो ये कौन थे, जैसे कि जापान, जापान की पावर बढ़ रही थी, जैसे कि इटली की पावर बढ़ रही थी, जैसे कि जर्मनी। ये वो देश थे जिनकी पावर तेजी के साथ में बढ़ रही थी। अब एलाइड सेक्टर के जो 26 देश है, इन्होंने अटलांटिक चार्टर पे साइन करके ये प्रस्ताव रखा कि दुनिया में यदि शांति स्थापित करनी है, शांति यानी पीस स्थापित करनी है, तो हमें इस एक्सिस पावर को खत्म करना होगा। यानी कि एक्सिस पावर खत्म करिए। अगर दुनिया में बहुत सारे पावर के केंद्र होंगे तो सत्ता हथियाने के लिए, पावर दिखाने के लिए कहीं ना कहीं युद्ध होते रहेंगे, इसलिए हमें एक्सिस पावर समाप्त करना पड़ेगा। ठीक है, तो अटलांटिक चार्टर 1941 में आता है, जिसमें अलाइड पावर्स ने, यानी जो दुनिया के सबसे बड़े देश थे, उन्होंने ये तय किया कि जो एक्सिस पावर्स है उसको पूरी तरह से हम रिमूव कर देंगे। इसे रिमूव कर दिया गया, और रिमूव करने के बाद देखिए
अमेरिका के जो उस समय के राष्ट्रपति थे जिनका नाम था फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, उन्होंने संयुक्त राष्ट्र का आधिकारिक नाम 1942 में पेश किया। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है कि संयुक्त राष्ट्र का जो आधिकारिक नाम है वो कब आया, 1942 में आया। किसके द्वारा आया था, तो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, जो कि अमेरिका के 32वें राष्ट्रपति थे। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि यूएनओ से रिलेटेड जो सबसे पहला चार्टर साइन हुआ था, अटलांटिक चार्टर, वो कब साइन हुआ था, तो 1941 में बेटा वो साइन हुआ था। ठीक है, आगे देखते हैं इसके अंदर। ये आप देख लीजिए, फ्रैंकलिन रूजवेल्ट हैं, इनकी फोटो आप देख सकते हैं। ये 32वें राष्ट्रपति थे अमेरिका के, फ्रैंकलिन रूजवेल्ट। और आप देखिए 1933 से ये 12 अप्रैल 1945 तक अमेरिका के राष्ट्रपति टिल डेथ तक। ठीक है सर, आगे बात करते हैं। अब देखिए अटलांटिक चार्टर के बाद जब यूएनओ का नाम सजेस्ट कर दिया आधिकारिक रूप से, तो अब बात थी कि यूनाइटेड नेशन के ऊपर यानी इसको बनाने की जिम्मेदारी ली जाए। ठीक है, यूनाइटेड डिक्लेरेशन 1942 में साइन कर दिया गया, यानी कि इन देशों ने, जो देश ये थे शक्तिशाली देश थे यानी एलाइड कंट्रीज थी, इन्होंने क्या करा, यूएन डिक्लेरेशन पर साइन कर दिए 1942 में। और साइन करने के बाद अब एक समिट रखी गई सर, यानी अब बात कर रहे हैं ब्लूप्रिंट की सर, यूनाइटेड नेशन का ब्लूप्रिंट क्या है। इसके बाद क्या होता है कि अमेरिका के डम्बलटोन में डम्बलटोन ऑक कॉन्फ्रेंस की जाती है। ठीक है, हम बात करते हैं आगे के लिए, ये ब्लूप्रिंट की बात हो रही है यूनाइटेड नेशन के। डम्बलटोन ऑक कॉन्फ्रेंस होती है कहां पर, वाशिंगटन डीसी के अंदर 1944 में। 1944 में जब डम्बलटोन ऑक कॉन्फ्रेंस होती है तो इस कॉन्फ्रेंस में जो ये अलाइड पावर्स थी ये आती हैं और यहाँ पर एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करते हैं। ठीक, इस कॉन्फ्रेंस पार्टिसिपेट करते हैं और ये मीटिंग लगभग 2 महीने चलती है सर। ठीक है, 2 महीने की ये कॉन्फ्रेंस होती है। और इस कॉन्फ्रेंस में ये तय किया गया कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जो होगा उसकी रूपरेखा क्या होगी, उसकी पावर्स क्या होंगी और किस प्रकार से वो दुनिया में शांति स्थापित करने के लिए काम करेगा। जब ये सब बातें तय हो जाती हैं तो बातें तय होने के बाद फिर एक और कॉन्फ्रेंस की जाती है, सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस 1945 में ये आती है। देखिए सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस, सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस 26 जून 1945 को होती है। और 26 जून 1945 को उस टाइम तक 51 देश हो चुके थे जिन्होंने यूएन डिक्लेरेशन पर साइन कर दिया। यानी देखिए डम्बलटोन और कॉन्फ्रेंस की गई थी कि कैसे यूएन बनाना है, क्या उसकी पावर्स होंगी, उन सब चीजों को तय किया गया। और करने के बाद फाइनली 26 जून 1945 को यूनाइटेड नेशन डिक्लेरेशन फॉर्म पर 51 देशों ने साइन की। यहाँ पे एक बात ध्यान रखिए, क्वेश्चन एग्जाम आता है कि यूएन डिक्लेरेशन फॉर्म पर साइन कब हुए थे, तो 26 जून 45 को हुए थे। कितने देश साइन किए थे, 51 देश साइन किए थे। और ये भी पूछा जाता है कि ये जो डिक्लेरेशन थी ये किस कॉन्फ्रेंस के साथ थी, तो सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस का ये साथ थी सर। एक और बात, 51 देशों में जो साइन हुए थे वो कैसे हुए थे, 50 देशों ने एक ही बार में साइन किए थे, लेकिन कुछ समय रुके, यानी उसी दिन क्या था लेकिन थोड़ा समय लेते हुए पोलैंड ने सबसे लास्ट में साइन किया। तो यहाँ से क्वेश्चन ये यूपीपीसीएस में बन सकता है कि यूएन डिक्लेरेशन फॉर्म पर साइन करने वाला जो अंतिम देश था वो कौन सा था, वो पोलैंड था। कब साइन हुए थे, 26 जून 1945। डेट बिल्कुल याद रखिएगा, जो रेड कलर में काफी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा सर। ठीक है, आगे बात करते हैं। जब यूएन डिक्लेरेशन फॉर्म पे साइन कर दिए गए तो साइन करने के बाद 24 अक्टूबर 1945 को यूएन की स्थापना कर दी जाती है और यूएन क्या हो जाता है, पूरी दुनिया में लागू होता है। ध्यान रखिएगा 24 अक्टूबर 1945 को पूरे दुनिया में यूएनओ आपका लागू हो जाता है। उसके बाद 1948 देखिए 10 दिसंबर 1948 को यूनाइटेड नेशन ने ह्यूमन राइट डिक्लेरेशन पर भी साइन कर दिया, ध्यान, अडॉप्ट किया यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। ठीक है, मानवता के रिगार्डिंग जो मानव अधिकार हैं उसके रिगार्डिंग जो राइट्स हैं उनको 10 दिसंबर 1940 से यूएन ने अडॉप्ट कर लिया। ठीक है, उसकी कैटेगरी सर। आगे बात करते हैं इसका था, ये देखिए यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की बिल्डिंग है। अब इससे रिलेटेड बात करते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है इसकी स्थापना हुई थी कब सर, 24 अक्टूबर 1945 को। और मैंने ये बताया कि 24 अक्टूबर 1945 को जब ये स्टैब्लिश हुआ था, यानी कि पूरी दुनिया में यूएनओ लागू हुआ था, तो उस समय इस पे साइन करने वाले देश कितने थे, 51। याद रखिए, क्वेश्चन पूछ सकता है कि जब यूएनओ स्टैब्लिश हुआ तो इसके मेंबर कंट्री कितने थे, तो 51 कंट्रीज थे सर। ध्यान रखिएगा, चूंकि 24 अक्टूबर को यूएनओ की स्थापना हुई है इसलिए ध्यान रखना 24 अक्टूबर को हम मनाते हैं यूनाइटेड नेशन डे। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र दिवस। देखिए आप 2020 की बात करें यहाँ पर, क्योंकि 2021 अब चल रहा, अभी आने वाला है, तो अगर क्वेश्चन इनके हिसाब से भी पूछा जाएगा तो 2020 के बारे में पूछ सकता है। यूनाइटेड नेशन डे 24 अक्टूबर को सेलिब्रेट होता है और 2020 का जो इस बार का थीम थी वो थीम थी सर, ये इसे ध्यान से समझिएगा, द फ्यूचर वी वांट, द यूएन वी नीड, रिफर्मिंग आवर कलेक्टिव कमिटमेंट टू मल्टीलैटरलिज्म।
ठीक है, इसे बिल्कुल ध्यान रखिएगा। ये थीम आपके लिए एग्जाम में इंपॉर्टेंट हो सकती है कि यूएन डे के लिए जो थीम थी 2020 की वो क्या थी, तो ये थीम आपको अच्छे से आनी चाहिए सर। ठीक है, दो एक बार आप पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। अब बात करते हैं कि जो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है इसका मेंबर इंडिया कब बना, तो 1945 में इंडिया इसका मेंबर बन चुका था सर। ठीक है, अगली बात करते हैं हेडक्वार्टर की, तो हेडक्वार्टर का है न्यूयॉर्क। ध्यान रखना यूएन और यूएन के जितने भी प्रिंसिपल ऑर्गन्स है सिवाय आईसीजे के छोड़कर सबके हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में सर। ठीक है, सिर्फ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर नीदरलैंड के हैग में। ठीक है, फिलहाल हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में। तो छोटे जो एग्जाम होते हैं जैसे मान लीजिए बैंकिंग के एग्जाम हो गए, जैसे मान लीजिए आपके थोड़ा एसएससी वगैरह के एग्जाम हो गए, तो उनमें तो रेलवे वगैरह एग्जाम में न्यूयॉर्क वगैरह चल जाएगा आपका सर। लेकिन जैसे अगर आपके यूपी पीसीएस का एग्जाम है या स्टेट पीसीएस के एग्जाम होंगे, थोड़े बड़े लेवल के एग्जाम है, तो वहां पर आपसे यूएनओ के हेडक्वार्टर के साथ साथ ये पूछ सकता है कि न्यूयॉर्क में कहाँ है, तो मैनहट्टन आइलैंड, ये ध्यान रखिएगा मैनहट्टन आइलैंड। और आपसे ये भी पूछ सकता है कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की बिल्डिंग को डिजाइन किसने किया है, तो ध्यान रखना जो आर्किटेक्चर थे उनका नाम क्या था, वेलेस हैरिसन। यानी कि वेलेस हैरिसन जो थे वो यूएनओ बिल्डिंग के आर्किटेक्ट को डिजाइन करने वाले व्यक्ति थे सर। इसे बहुत अच्छी तरह समझ लीजिएगा सर। ठीक है, आई होप यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपको इतनी जानकारी अच्छी लगी होगी सर। अगर हमारा प्रयास आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना प्लीज मत भूलिएगा। आगे बात करते हैं यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में। अब बात करते हैं ऑफिशियल लैंग्वेज की, तो ध्यान रखिएगा यूएन के अंदर ऑफिशियल लैंग्वेज होती है टोटल 6। ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं, आधिकारिक भाषाओं की संख्या कितनी है, 6। इसकी सिंपल सी ट्रिक है हमारे पास, फ्रिस्का, FRESCA, फ्रिस्का। अब फ्रिस्का क्या ट्रिक है, कौन कौन सी लैंग्वेज है, F4 आ जाती है आपकी फ्रेंच, R4 आ जाती है आपकी रशियन, E4 आ जाती है आपकी इंग्लिश, S4 आ जाती है स्पेनिश और चाइनीज, और इसी प्रकार से अरेबिक। याद रखिएगा अरेबिक सबसे लास्ट में शामिल हुई इसके अंदर। ट्रिक याद रखिएगा फ्रिस्का। तो यूएन की जो आधिकारिक भाषा है वो कितनी है, 6 है। इसकी ट्रिक है फ्रिस्क, इसे अच्छे याद रखिएगा। अब खाली इसी को यानी याद रखना आपके लिए काफी नहीं होगा, आपको ये भी जानना पड़ेगा कि यूएन की ऑफिशियल लैंग्वेज 6 है बट वर्किंग लैंग्वेज कितनी है। तो अब देखिए हम बात करते हैं यूनाइटेड नेशन की वर्किंग लैंग्वेज की। तो वर्किंग लैंग्वेज कितनी है, वो सिर्फ 2 है, वो है आपकी इंग्लिश और फ्रेंच। यानी जो आधिकारिक कार्य हैं यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरीट में जो भी कार्य किए जा रहे हैं, ठीक है, तो ऑफिशियल वर्क इतनी भी होती है। और वर्किंग लैंग्वेज जो कार्य करने की जो भाषा है वो इंग्लिश एंड फ्रेंच है कि सर। इसके अलावा देखिए यहाँ पर अगर आपको बताऊं मैं, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में 5 देश ऐसे हैं जो कि इसके परमानेंट मेंबर है। सिक्योरिटी काउंसिल में भी वो परमानेंट मेंबर है और यहाँ पर भी परमानेंट मेंबर होंगे सर। ठीक है, तो यूएन के जो परमानेंट मेंबर्स हैं इसमें 4 भाषाएं उन्हीं परमानेंट मेंबर की ली गई सर। अब देखिए बात करते हैं यूएन परमानेंट मेंबर्स लैंग्वेज। तो इसमें कौन कौन सी परमानेंट लैंग्वेज है, ठीक है, तो उसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं सिंपल सी। अगर यूएन के परमानेंट मेंबर्स की बात की जाए तो परमानेंट मेंबर कौन है, इसकी ट्रिक है F1 रेस। F से बनता है आपका फ्रांस, रशिया, अमेरिका, चाइना और इंग्लैंड। ठीक है, फ्रांस, ठीक है, तो फ्रेंच लैंग्वेज हो जाएगी यहाँ पर। ठीक है, ऐसे रशियन लैंग्वेज हो जाएगी आपकी, यहाँ अमेरिका और इंग्लैंड में इंग्लिश हो जाएगी और सी में क्या होगी, चाइनीज हो जाएगी सर। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो इंग्लिश है, यहाँ पर जो रशियन है, यहाँ पर जो फ्रेंच है, ठीक है, और यहाँ पर जो चाइनीज है, ये 4 ऐसी भाषा है जो कि क्या है, परमानेंट मेंबर्स की है। ठीक है, ये 5 मेंबर जो है यूएन के परमानेंट मेंबर हैं और ये सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर है सर। ठीक है, ध्यान रखिएगा सर। तो अब हम आगे बात करते हैं इसके अंदर, ये मैं इसे रफ कर देता हूं। देखिए फ्रेंच, रशियन, इंग्लिश और चाइनीज, ये क्या हो गया यहाँ पर इसके परमानेंट लैंग्वेजेस है। अब एक और बात, बाकी जो लैंग्वेज जैसे अरेबिक की बात की जाए यहाँ पर, तो अरेबिक भाषा को या स्पेनिश भाषा को क्यों लिया गया, तो अरेबिक और स्पेनिश को लेने के पीछे कारण ये था कि ये भाषा दुनिया में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषाओं में से एक है। देखिए अगर बात करें मैक्सिमम कंट्री लैंग्वेज, दुनिया में मैक्सिमम कंट्रीज में ये भाषा बोली जाती है, इसीलिए हमने स्पेनिश और अरेबिक भाषा को इसके अंदर शामिल किया। अब यहाँ पर अगर बात करें अरेबिक को, तो देखिए एंड एड लैंग्वेज है, यानी कि सबसे लास्ट में शामिल लैंग्वेज। अगर आपसे पूछे कि यूएन की ऑफिशियल लैंग्वेज में से सबसे अंतिम शामिल हुई लैंग्वेज का नाम क्या है, तो वह है अरेबिक लैंग्वेज। ठीक है, अरबी भाषा जो है सबसे लास्ट में शामिल की गई थी। आगे बात करते हैं इसके अंदर प्रेजेंट में जो कुल मेंबर इसके अंदर बन चुके हैं वो है 193। ध्यान रखिएगा साउथ सुडान 2011 में शामिल होने वाला अंतिम देश था, उसके बाद से अभी कोई देश भी एंटर नहीं हुआ। तो याद रखिएगा 2021 में अगर आज बात करें जून 2021 तक, तो टोटल मेंबर कंट्री कितनी है, 193 है। तो यहाँ से क्वेश्चन राइज होगा कि कितने मेंबर कंट्रीज हैं यूएन के अंदर, तो 193 है। क्वेश्चन पूछ सकते हैं 193 नंबर का देश कौन सा है, तो वह है आपका साउथ सुडान। कब शामिल हुआ, 2011 में शामिल हुआ। आगे और बात करते हैं इसके अंदर कि यूएन के जो 2 ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं, यानी कि
पर्यवेक्षक राज्य की बात की जाए, पर्यवेक्षक कौन है? दो, तो टू ऑब्जर्वर स्टेट कौन कौन से हमारे पास? एक तो है वेटिकन सिटी, दूसरा है फिलिस्तीन। तो ये भी पॉइंट ध्यान रखिएगा, यूपीएससी में काफी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, कई बार इंटरव्यू में डिस्कस हो जाते हैं कि टू ऑब्जर्वर स्टेट ऑफ यूएनओ ये कौन है? तो ये है आपकी होली सिटी, वेटिकन सिटी एंड द फिलिस्तीन। ठीक है, तो फिलिस्तीन को ध्यान रखिएगा सर। आई होप कि आपको यहाँ तक का पॉइंट क्लियर होगा। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं इसके अंदर, अगले पॉइंट पर पहुंचते हैं। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में अब सेक्रेटरीट की बात करते हैं। देखिए जो सेक्रेटरी होते हैं यानी सेक्रेटरी जनरल, ये हैं आपके फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल, जिनका नाम है त्रिगवेली। यानी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो सुप्रीम हेड होता है, सुप्रीम हेड जो होता है वो होता है सेक्रेटरी जनरल, जिसे हिंदी में महासचिव कहा जाता है। और महासचिव क्या होता है? महासचिव सेक्रेटरीट में बैठता है, नहीं सचिवालय में बैठता है, जिसके अंडर में लगभग 10,000 एम्प्लॉय काम करते हैं, और जो भी यूएन ऑर्गन्स के कार्य होते हैं वो सारे उसके द्वारा कंप्लीट किए जाते हैं। तो अगर बात करें यूनाइटेड नेशन जब स्टैब्लिश हुआ था, तो इसके जो प्रथम सेक्रेटरी जनरल यानी महासचिव थे, तो उनका नाम था त्रिगवेली। अब त्रिगवेली बिलोंग करते हैं आपके नॉर्वे से। यहाँ से क्वेश्चन ऐसे भी उठ सकता है कि जो नॉर्वे है, नॉर्वे की कैपिटल क्या है? देखिए नॉर्वे की बात किया तो नॉर्वे की कैपिटल है ओस्लो, और करेंसी क्या है? क्रोन। याद रखिएगा, ओस्लो इसकी कैपिटल है और करेंसी क्या है इसकी? क्रोन। अब ये तो हो गए पहले सेक्रेटरी जनरल, लेकिन जो प्रेजेंट में एट प्रेजेंट जो हमारे सेक्रेटरी जनरल हैं और वो कौन से नंबर के हैं, तो ये भी आपसे क्वेश्चन उठेगा। तो देखिए ध्यान रखिएगा, ये है एंटोनियो गुटरेस। एंटोनियो गुटरेस 9th नंबर के सेक्रेटरी जनरल हैं। ठीक है, यूएनओ के प्रेजेंट में जो सेक्रेटरी जनरल है वो है एंटोनियो गुटरेस। ठीक है, और ये पुर्तगाल देश से रहने वाले हैं। कहाँ के? पुर्तगाल। ये पुर्तगाल के पूर्व प्रधानमंत्री हैं। पुर्तगाल की बात की जाए तो कैपिटल इसकी क्या आती है? लिस्बन है, और करेंसी इसकी आती है यूरो। इसे आप बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखिएगा सर। ये भी पूछा जाता है कि जो सेक्रेटरी जनरल है इनका टेन्योर कितने वर्ष का होता है, यानी कार्यकाल कितने वर्ष का दिया जाता है? तो याद रखिएगा 5 वर्ष का इनका कार्यकाल दिया जाता है। अब मैं आपको यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड यानी सेक्रेटरी रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा, जो कि आपके एसएससी में या फिर यूपीएससी के जैसे एग्जाम्स होते हैं उनमें आपसे उठा दिए जाते हैं। अगर मैं आपसे कहूं यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन को किस वर्ष शांति का नोबेल अवार्ड दिया गया और यह अवार्ड यूएन के लिए किसने ग्रहण किया, या मैं आपसे कहूं अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से जो पहले महासचिव अपॉइंट किए गए थे, पहले ना महासचिव अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से, उनका नाम क्या है, या मैं कहूं कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऑफिस में जिस सेक्रेटरी महासचिव की मृत्यु हुई थी उनका नाम क्या है। ठीक है, आप परेशान मत होइए, मैं आपको सारे आंसर यहीं पर दूंगा सर। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर यूनाइटेड नेशन एंड इट्स सेक्रेटरी जनरल कोफी अन्नान। देखिए कोफी अन्नान जो कि यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल थे, ठीक है, इन्होंने ही रिसीव किया था नोबेल पीस प्राइज 2001 में। ध्यान रखना 2001 का शांति का नोबेल अवार्ड जो है किसे मिला था? यूनाइटेड नेशन को मिला था, और ये अवार्ड रिसीव किया था किसने? कोफी अन्नान ने। किस लिए? देयर वर्क फॉर अ बेटर ऑर्गेनाइज एंड द मोर पीसफुल वर्ल्ड। ठीक है, अगली बात करते हैं कि जैसे हमने कहा कि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से आने वाले प्रथम जो आपके सेक्रेटरी जनरल है उनकी बात की जाए। और एक बार ध्यान सेक्रेटरी के बारे में बता रहा हूँ आपके लिए, जो मैंने आपको 5 परमानेंट मेंबर बताए यूएन के F1 रेस के रूप में सर, इन 5 से कभी भी कोई सेक्रेटरी जनरल नहीं आ सकता। ध्यान रखना सर, ये रूल है इसका। 5 परमानेंट मेंबर से कभी भी सेक्रेटरी जनरल अपॉइंट नहीं होता। बाकी 5 इन देशों को छोड़ के किसी भी देश से सेक्रेटरी जनरल अपॉइंट हो जाए, चाहे वो देश छोटा हो चाहे बड़ा हो चाहे कैसा देश हो सर। ठीक है, आगे बात करते हैं। देखिए यह है बुट्रोस घाली वाज फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल फ्रॉम द अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। तो अफ्रीका महाद्वीप से चुने गए प्रथम महासचिव का नाम क्या है? बुट्रोस घाली। अब ये सवाल उठता है कि बुट्रोस घाली कौन थे सर? तो देखिए ये थे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के से आने वाले पहले सेक्रेटरी जनरल, और ये इजिप्ट देश के रहने वाले थे, इजिप्शियन थे सर। ठीक है, और पॉलिटिशियन भी थे। देखिए मैं आपको इनकी फोटो दिखाता हूँ, ये आप ध्यान देख लीजिए, ये है 6ठे नंबर के, ध्यान रहे 6ठे नंबर के सेक्रेटरी जनरल थे बुट्रोस घाली। ठीक है, 1992 से लेकर के 96 तक इनका कार्यकाल था, और इजिप्शियन पॉलिटिशियन एंड द डिप्लोमेट थे सर ये। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये कहाँ थे सर? ये इजिप्ट देश के रहने वाले थे सर। आगे बात करते हैं। अब बात आती है कि यूएन ऑफिस के अंदर जिस सेक्रेटरी जनरल की मृत्यु हुई थी सर, तो देखिए इनका नाम है डैग हैमरसोल्डी। डैग हैमरसोल्डी की बात की जाए, वाज ओनली सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूएनओ टू हैव डाइड व्हाइल इन द ऑफिस। तो ये भी पूछ लेते हैं कि ऑफिस में मृत्यु हुई थी किस सेक्रेटरी जनरल की, तो वो थे डैग हैमरसोल्डी। ये कौन है? इनकी फोटो मैं आपको दिखाता हूँ, ये रहे डैग हैमरसोल्डी, ये दूसरे नंबर के सेक्रेटरी जनरल थे। तो कभी आपसे अगर पूछ ले कि दूसरे नंबर के सेक्रेटरी जनरल कौन थे, तो वो थे डैग हैमरसोल्डी। स्वीडिश इकोनॉमिस्ट थे, वाज ओनली सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूएनओ टू हैव डाइड व्हाइल इन द ऑफिस। ठीक है, इसे याद रखेंगे। आई होप कि आपको मेरा प्रयास पसंद आ रहा होगा।
कोशिश की है कि सभी तरह का डेटा आपको इसके अंदर मिल जाए। तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। आगे बात करते हैं इसके अंदर। अब देखते हैं प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ यूएनओ। देखिए यूएनओ के जो प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं उसकी ओर देखते हैं। तो यूएनओ का जो प्रिंसिपल ऑर्गन में पहला पार्ट आता है वह है जनरल असेंबली, जिसे हिंदी में हम महासभा कहते हैं सर, ठीक है। और महासभा का जो मेन काम होता है वो है यूनाइटेड नेशन के लिए बजट बनाना, और इसके अलावा जो भी नए मेंबर्स आ रहे हैं उनको मेंबरशिप देना या किसी की मेंबरशिप को समाप्त करना, और इसके लिए 2/3 वोट पड़ना कंपलसरी होता है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं इसके अंदर मैं शॉर्ट में भी आपको बताऊंगा, अभी डिटेल में भी आपको बताऊंगा इस बारे में। और स्लाइड मैंने हिंदी और इंग्लिश यानी बाई लैंग्वेज इसको तैयार किया है ताकि इंग्लिश वाले और हिंदी वाले बच्चों को कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं होगी। सेक्रेटरी काउंसिल की बात की जाती है, इसे बोलते हैं हम लोग क्या, सुरक्षा परिषद। और सुरक्षा परिषद का जो मेन काम होता है वो दुनिया में शांति व्यवस्था को स्थापित करना मेन काम होता है। इस पर हम डिटेल में बात करेंगे आगे। इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल की बात की जाए तो इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल जिसे हार्ट ऑफ द यूएनओ भी कहता है, हार्ट ऑफ द यूएनओ कहते हैं। और इसके अंडर में बहुत सारी संस्थाएं हैं जिनके माध्यम से वेलफेयर के बहुत सारे कार्यों को ये पूरा करता है। हम बात करते हैं चौथे ऑर्गन की, तो उसका नाम है ट्रस्टीशिप काउंसिल, जिसने 1994 में अपना जो ऑपरेशन है पूरी तरह से बंद कर दिया था सर, ठीक है। ओके, आगे बात करते हैं इसके अंदर से। जो पांचवी ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, सिर्फ इसी का हेडक्वार्टर नीदरलैंड के हेड में, बाकी जितने भी आपको ऑर्गन ऊपर के चारों बताए मैंने सर, ये इन सब का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है और सब के सब 1945 में स्टैब्लिश हुए। और लास्ट देखिए ऑर्गन है वह है सेक्रेटरीट यानी कि सचिवालय, सचिवालय जहां पर आपके महासचिव बैठते हैं। और जो भी इन जो भी हमारे 5 ऑर्गन्स हैं, इनके जो भी अधिकारी कार्य हैं उन सबको पूरा करने का कार्य यहाँ पर किया जाता है। अब एक एक करके इनको बात करते हैं। सबसे पहले जनरल असेंबली, देखिए ये रहा। हाँ, जनरल असेंबली से पहले आप प्लीज इसको जोड़ देख लीजिएगा, ये एक करंट अफेयर की न्यूज मैंने इसके अंदर ले ली है। जनरल असेंबली रेडी था। जनरल असेंबली के 76वें सेशन के लिए जो न्यू प्रेसिडेंट अपॉइंट हो गए हैं सर, उनका नाम क्या है, नोट कर लेगा, अब्दुल्ला शाहिद सर। ये बिल्कुल का मालदीव के फॉरेन मिनिस्टर हैं अब्दुल्ला शाहिद, जिनको सोमवार के दिन यानी 7 जून 2021 के दिन क्या करा गया कि 76वें सेशन के लिए, कौन से, जनरल असेंबली के, यूएन जनरल असेंबली के 76वें सेशन के लिए प्रेसिडेंट अपॉइंट किया गया। इनका कार्यकाल 1 वर्ष का होगा। ध्यान रखना, जनरल असेंबली का जो प्रेसिडेंट होता है उसका कार्यकाल 1 वर्ष के लिए होता है। तो 76वें सेशन के लिए प्रेसिडेंट चुने गए हैं मालदीव के फॉरेन मिनिस्टर अब्दुल्ला शाहिद। इनको 143 वोट मिले आउट ऑफ 191 वोट में से, ठीक है। अब इसको डिटेल में बात करते हैं। ये है जनरल असेंबली का हॉल। जनरल असेंबली के इस हॉल में अगर आप देखें तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो मंच है बड़ा, यहाँ पर आपके बैठते हैं कौन, आपके अब्दुल्ला शाहिद यानी जो प्रेसिडेंट हैं वो लोग बैठेंगे यहाँ पर सर। और ये जो छोटा सा मंच दे रखा है, यहाँ पर बारी बारी से जो देश अपने मुद्दा अपनी बातचीत रखना चाहते हैं वो यहाँ करके अपनी बात रखेंगे। यहाँ जो ये हॉल आप देख रहे हैं, सीटें हैं, यहाँ पर सभी देश अपने प्रतिनिधि बैठते हैं, ठीक है, प्रतिनिधि को भेजते हैं। ध्यान रखिएगा, कोई भी देश मैक्सिमम 5 अपने रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पर भेज सकता है और ये उस देश को यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे। अब आप देख रहे हैं कि सभी देशों के भेजे गए लोग यहाँ पर हैं, जिस कारण से एक तरह की छोटी सी एक पार्लियामेंट ये बन जाती है। इसलिए ध्यान रखना, जनरल असेंबली को वर्ल्ड मिनी पार्लियामेंट भी कहा था। अब हम इसको डिटेल में देखते हैं सर। देखिए ये रहा हमारा जनरल असेंबली। जनरल असेंबली को वर्ल्ड मिनी पार्लियामेंट कहा था क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं आप कि एक तरह से आपसी मुद्दों को बातचीत सुलझाया जाता है। तो जैसे हमारे पार्लियामेंट का होता है वैसे यहाँ पर भी होता है सर। अब स्टेबलेशन 1945 में स्टैब्लिश हुआ था। ध्यान रखिएगा, न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। और इसके जो 76वें प्रेसिडेंट है, ये देख लीजिएगा अब्दुल्ला शाहिद, ये इनकी फोटो आ गई सर, ठीक है। अब्दुल्ला शाहिद 76वें प्रेसिडेंट है, जिनका टेन्योर कितने वर्ष का है, याद रखिएगा, ओनली 1 साल का। ये क्वेश्चन एग्जाम आता है कि जनरल असेंबली का जो टेन्योर होता है प्रेसिडेंट का वो कितना होता है, वो 1 साल का। और ये भी याद रखिएगा, जनरल असेंबली की जो मीटिंग होती है वो साल में सिर्फ 1 बार होती है, ठीक है, साल में 1 बार होती है। और जो इसके प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए हैं, वो प्रेसिडेंट होता है, उसका कार्यकाल होता है 1 ईयर्स के लिए होता है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं। देखिए अब ये भी सवाल उठता है कि जो जनरल असेंबली है 76वें नंबर के हैं अब्दुल्ला शाहिद प्रेसिडेंट, तो पहले नंबर के कौन थे, तो पहले नंबर थे हेनरी स्पॉक, यानी पॉल हेनरी स्पॉक फर्स्ट प्रेसिडेंट थे किसके, जनरल असेंबली के। और ये किस देश से बिलोंग करते, बेल्जियम देश से। ध्यान रखिएगा, कभी आपसे अगर पूछ ले जाए कि जनरल असेंबली के जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे उनका नाम क्या है, तो पॉल हेनरी स्पॉक थे, जो कि बेल्जियम देश से बिलोंग करते थे। अब एक सवाल और मन में उठता होगा आपके कि जनरल असेंबली में क्या कभी कोई भारतीय भी अपॉइंट हुआ है? हाँ बिल्कुल हुआ है सर। भारत की पहली IPS ऑफिसर जिनका नाम है विजय लक्ष्मी पंडित, ध्यान, वन एंड ओनली इंडियन विजय लक्ष्मी पंडित, ठीक है। इन्हें अपॉइंट किया गया था एज ए प्रेसिडेंट जनरल असेंबली, ठीक है। विजय लक्ष्मी पंडित नेहरू जी की बहन है सर।
आगे हम बात करते हैं इसके अंदर, ये इसकी बात को हम थोड़ा हिंदी में डिस्कस करेंगे सर। देखिए ये हिंदी की स्लाइड है जनरल असेंबली महासभा के बारे में। जो बातें इंग्लिश स्लाइड में नहीं लिखी है वो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा लिखा है, इसके लिए ध्यान दीजिएगा। महासभा का जो रेगुलर सेशन है यानी नियमित सत्र है वो कब शुरू होता है? सितंबर माह के तीसरे मंगलवार को शुरू होकर, ध्यान रखिएगा सितंबर माह के तीसरे मंगलवार को शुरू होकर दिसंबर के मध्य तक चलता है, ठीक है, यानी मिड ऑफ दिसंबर तक चलता है। थर्ड मंगलवार यानी थर्ड ट्यूसडे ऑफ सितंबर, ठीक है, सितंबर के थर्ड ट्यूसडे से स्टार्ट होकर के दिसंबर मिड तक ये आपका सेशन चलता है। और याद रखिएगा साल में सिर्फ एक बार चलता है ये, ठीक है। आगे बात करते हैं इसके अंदर जो मेंबर्स हैं इसमें कितने प्रतिनिधि यानी रिप्रेजेंटेटिव भेज सकते हैं, तो याद रखिएगा मैक्सिमम भेज सकते हैं 5, ठीक है, 5 भेज सकते हैं, शामिल होते हैं सभी देश के। और क्योंकि इसीलिए इसको विश्व की लघु संसद भी कहा जाता है, ठीक है। कितने भेज सकते हैं देखिए यहाँ पर, ये थोड़ी स्लाइड ऊपर नीचे हो गई, कोई बात नहीं। महासभा में प्रदेश अपने 5 प्रतिनिधि भेज सकता है। महासभा को विश्व की लघु संसद भी कहा जाता है। आगे देखते हैं, महासभा में नए सदस्यों को प्रवेश तथा बजट के निर्णय के लिए 2/3 यानी कि 2/3 बहुमत हासिल करना आवश्यक होता है, ठीक है, इसे याद रखिएगा। ये हमारे देश के अंदर भी होता है, हमारी पार्लियामेंट में भी कोई प्रस्ताव अगर पास होना है तो 2/3 बहुमत से वो पास होता है। ऐसी अगर यूनाइटेड नेशन में जनरल असेंबली की बात की जाए तो वहां पर अगर बजट के रिगार्डिंग को निर्णय लेना है या किसी देश को प्रवेश देना है नया या उसको सस्पेंड करना है तो उसके लिए भी 2/3 बहुमत मेंबर कंट्रीज के बीच में होना कंपलसरी होगा। आगे बात करते हैं, सुरक्षा परिषद जो है यानी सिक्योरिटी काउंसिल, उसकी सलाह पर महासभा के द्वारा, ध्यान रखना, महासचिव का चुनाव किया था। यानी ये क्वेश्चन आपसे दो तरह से पूछ सकता है भाई, यानी जो यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल हैं उनका अपॉइंटमेंट कौन करता है, तो सिर्फ महासभा करती है, यानी जनरल असेंबली करती है सर। किसकी सलाह पर करती है, तो सिक्योरिटी काउंसिल यानी सुरक्षा परिषद की सलाह पर करती है सर, ठीक है। कितने वर्ष के लिए करती है, तो ध्यान रखना 5 वर्ष के लिए करती है सर। ये मैं आपको अभी पीछे बता चुका हूं, नहीं पता हो तो एक बार वीडियो को पीछे करिएगा और आप जाकर सेक्रेटरीट वाले पॉइंट को एक बार फिर से देख लीजिएगा। आगे हम बात करते हैं यहाँ पर ये अब आप देखिए यूएन का सेकंड ऑर्गन है यानी सिक्योरिटी काउंसिल का ये हॉल देख रहे हैं, यहाँ सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर बैठे हुए हैं। देखिए सिक्योरिटी काउंसिल जो है इसका जो मेजर वर्क है वो यही है कि दुनिया में शांति स्थापित करना, शांति व्यवस्था को बनाए रखना, संतुलन बनाए रखना। जो एक पुलिस वाले का काम होता है वो ये करता है, इसलिए इसको वर्ल्ड पुलिसमैन भी कहा जाता है। अब सवाल उठता है कि जो सिक्योरिटी काउंसिल है इसके अंदर कुल मेंबर्स कितने होते हैं, तो याद रखिएगा इसमें कुल मेंबर फ्रेंड्स होते हैं 15, ठीक है, जिसमें से 5 परमानेंट होते हैं और 10 टेम्पररी मेंबर्स होते हैं। 5 परमानेंट मेंबर याद रखिएगा यूएन के भी परमानेंट मेंबर हैं, सिक्योरिटी काउंसिल के भी परमानेंट मेंबर है। कौन है, F1 रेस, जैसे मैंने बताया था ट्रिक क्या है, F1 रेस, इसको याद रखिएगा। F से बनता है आपका फ्रांस, रशिया, अमेरिका, चाइना, इंग्लैंड, यानी कि ये 5 देश हैं जो कि यूएन के परमानेंट मेंबर भी हैं और सिक्योरिटी काउंसिल के भी परमानेंट मेंबर्स हैं। और सिर्फ इन्हीं परमानेंट मेंबर को यहाँ पर क्या मिलती है, वीटो पावर मिलती है। ध्यान रखिएगा वीटो का मतलब क्या होता है, वीटो मतलब होता है ना कहने का अधिकार। अगर पांचों की किसी भी विषय पर हाँ है या ना है तो वो उसके हिसाब से चीजें चलेंगी। अगर 5 में से एक ने अपोजिट वोट कर दिया, यानी 4 हाँ कर रहे एक ना करें, तो ऑटोमेटिक सबकी ना हो जाएगी। इसी प्रकार से अगर 4 ने हाँ करी एक ने ना कर दी तो ऑटोमेटिक सबकी ना हो जाएगी सर, ठीक है। यानी सबका हाँ करना है, ये सबका ना करना कंपलसरी है सर। इसके अलावा देखिए 10 होते हैं नॉन परमानेंट मेंबर्स जिनका टेन्योर होता है 2 साल, यानी 2 साल के लिए इसके अंदर क्या होता है, चुने जाते हैं आपके मेंबर्स के लिए सर, ठीक है। तो 5 और 10 टोटल हो गए 15 मेंबर सर, ठीक है, इसे बिल्कुल ध्यान रखिएगा इसके अंदर से। तो ये इस प्रकार से जो है आपकी इनकी रूपरेखा रहती है सर, ठीक है। एक और बात ध्यान रखिएगा, जो 15 मेंबर्स है सबका अपना एक एक वोट होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। वोटिंग जब होती है किसी मुद्दे पर तो 15 के 15 वोट करते हैं, लेकिन 15 में से जो वीटो पावर्स है वो सिर्फ परमानेंट मेंबर के हाथ में ही होती है सर। यानी बाकी 10 नॉन परमानेंट मेंबर क्या है, ये सिर्फ वोट तो कर सकते हैं बट इनके पास वीटो पावर्स नहीं होती। वीटो होती है किसके पास में, जो हमारे परमानेंट मेंबर्स है। आई होप इतनी बात क्लियर होगी आपके लिए से। ओके, आगे बात करते हैं। तो प्राइमरी रिस्पांसिबिलिटी फॉर द मेंटेनेंस ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, ठीक है, तो यही मैंने आपको बताया कि अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा को बनाए रखना इनका जिम्मेदारी है सर। अब इस स्लाइड को हम हिंदी में भी देखते हैं। एग्जाम बाइट की ओर से देखिएगा सिक्योरिटी काउंसिल को, सुरक्षा परिषद के बारे में अब जानकारी लेते हैं। सुरक्षा परिषद जो है संयुक्त राष्ट्र का मुख्य अंग है सर, ध्यान रखिएगा, और ये संघ की कार्यपालिका के रूप में कार्य करता है। आगे बात करते हैं क्या जिम्मेदारी है, अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा बनाए रखना, और इसलिए इसको दुनिया का पुलिसमैन भी कहा जाता है। आगे बात करते हैं इसके अंदर 15 मेंबर्स हैं, 5 स्थायी हैं, 10 अस्थायी मेंबर हैं, यानी कि 10 सॉरी गलत लिख दिया है यहाँ पर, अस्थायी है सर, ध्यान रखिएगा ये अस्थायी है सर। 5 स्थायी हैं और 10 क्या अस्थायी मेंबर हैं।
स्थायी सदस्य कौन से? अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन, फ्रांस। तो ध्यान रखिएगा प्लीज, इसको ठीक कर लीजिएगा, यहाँ पर अस्थायी लिखेगा, अस्थायी, ठीक है। ये 10 टेम्पररी मेंबर्स हैं। आगे हम बात करते हैं इसके अंदर, अस्थायी सदस्यों का चयन महासभा अपने 2/3 बहुमत से 2 वर्ष के लिए करता है। तो ये भी पॉइंट बनता है हमारे लिए कि जो टेम्पररी मेंबर्स है इनका सिलेक्शन कौन करता है? तो महासभा करती है। कितने वर्ष के लिए करती है? 2 वर्ष के लिए करती है। क्या वोटिंग राइट्स है? 2/3 बहुमत हासिल होना कंपलसरी है। और एक बात और जानने का, इंडिया 8 बार सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर बन चुका है और 8 बार बनने के बाद अब इंडिया परमानेंट मेंबर के लिए दावेदारी प्रस्तुत कर रहा है सर। इंडिया की दावेदारी को 14 देश सपोर्ट करते हैं, लेकिन सिर्फ चाइना हर बार वीटो करके इंडिया की दावेदारी को खत्म कर देता है सर। मैं आपको बता दूं कि जो सिक्योरिटी काउंसिल है इसमें पहले 4 देश हुआ करते थे सर। जो इसके अंदर फ्रांस शामिल हुआ है वो ब्रिटेन के कहने पे शामिल हुआ है। ब्रिटेन ने इसके लिए सपोर्ट किया था, फिर बाकी देशों ने सपोर्ट किया और फ्रांस 5वां देश के रूप में इसमें शामिल हुआ है। अब इंडिया की अगर बात की है तो इंडिया को लगातार चाइना वीटो के माध्यम से लगातार सिक्योरिटी काउंसिल में शामिल होने से रोक रहा है। जो भी सिक्योरिटी काउंसिल में शामिल होने के लिए या परमानेंट मेंबर बनने के लिए जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जो फॉर्मेलिटीज है, वो इंडिया पूरी कर चुका है, लेकिन वीटो के कारण, चाइना के वीटो के कारण लगातार उसको रोका जा रहा है। अब इस सवाल उठता है कि वीटो पावर का सर्वाधिक इस्तेमाल किसने किया है? तो याद रखिएगा रूस ने, ठीक है। प्रत्येक सदस्य का अपना एक वोट होता है। सुरक्षा पद के निर्णयों में सबसे ज्यादा वीटो पावर का उपयोग सोवियत संघ यानी कि रशिया ने किया है। आई होप इतनी बात आपको क्लियर होगी। तो 2 ऑर्गन हमने समझ लिए, जनरल असेंबली एंड सुरक्षा परिषद। अगले ऑर्गन की बात करते हैं। ये आप जो हॉल देख रहे हैं यह है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल का हॉल सर। इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल जिसके मेंबर हैं 54 सर, ठीक है। ये भी 45 में स्टेब्लिश है और इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ है? आपका न्यूयॉर्क में ही है सर, ठीक है। और मैं आपको करंट की न्यूज बता दूं, 2022 से लेकर के 2024 तक के लिए 2 साल के लिए भारत को इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल की मेंबरशिप ऑफर की गई। ये जून 2021 की करंट की न्यूज है। ध्यान रखिएगा कि भारत को 2022 से लेकर 2024 तक के लिए इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल की मेंबरशिप ऑफर की गई है सर, ठीक है, 2 साल के लिए सर। आगे बात करते हैं तो देखिए 26 जून 45 को स्टैब्लिश हुआ था, न्यूयॉर्क से हेडक्वार्टर है और मेंबर कितने हैं इसके साथ? 54 इसके मेंबर है, इसे बिल्कुल ध्यान रखिएगा इसके अंदर से। अब बात करते हैं जो इकोनॉमिक सोशल काउंसिल है इसकी मीटिंग्स। देखिए इसकी मीटिंग साल में 2 बार होती है, जनरल असेंबली की साल में 1 बार होती है, लेकिन इकोनॉमिक सोशल काउंसिल जिसे हार्ट ऑफ द यूएनओ कहा जाता है, क्योंकि इसी कंट्री में बहुत सारी संस्था जैसे यूनेस्को वगैरह है ना, यूनिसेफ वगैरह, वो काम करती हैं और वेलफेयर में कार्य करती हैं सर, ठीक है। तो साल में 2 बार इसकी मीटिंग होती है। अप्रैल में होती है कहाँ? आपके न्यूयॉर्क में, और जून में कहाँ होती है? जिनेवा में, ठीक है। याद रखिएगा अप्रैल और जून में 2 इसकी मीटिंग्स होती हैं। अप्रैल में होती है न्यूयॉर्क में और जून में होती है इसकी जिनेवा में। अब बात करते हैं इसके प्रेसिडेंट की। तो जो प्रेसिडेंट है इनका नाम है हो जून। ओजून की बात की जाए तो ये साउथ कोरियन एम्बेसडर है यूनाइटेड नेशन के अंदर सर, जिन्हें प्रमोट करके इसका 71 नंबर का प्रेसिडेंट अपॉइंट किया गया। तो ध्यान, 71वें प्रेसिडेंट कौन है इकोनॉमिक सोशल काउंसिल के? तो है ओजून, ठीक है। तो आप देख सकते हैं साउथ कोरियन एम्बेसडर टू द यूएन यानी यूनाइटेड नेशन में, ये साउथ कोरियन एम्बेसडर थे सर, ठीक है। आगे बात करते हैं क्या काम है इसका। जो मेंबर कंट्रीज है उनके बीच में इकोनॉमिक, सोशल एंड एनवायरमेंटल डेवलपमेंट करना। अब इसी को हम हिंदी में भी स्लाइड को देखते हैं। देखिए आर्थिक एवं सामाजिक परिषद की अगर बात कीजिए यहाँ पर, ये एक अस्थायी संस्था है, थोड़ी सी स्थायी संस्था है, जिसकी मीटिंग 2 बार आयोजित होती है साल में। अप्रैल में न्यूयॉर्क और जुलाई में जिनेवा में होती है सर। आगे बात करते हैं इसके जो मेंबर्स यानी 54 मेंबर्स हैं, उनका जो टेन्योर है वो कितने वर्ष का होता है? 3 साल का होता है। अब हर साल क्या होता है? 1/3 मेंबर रिटायर्ड होता है, यानी 1/3 सदस्य इसके रिटायर्ड हो जाते हैं। कब हो जाते हैं? हर साल रिटायर्ड होते हैं और उतने ही नए मेंबर इसके अंदर फिर से आ जाते हैं सर, ठीक है। आगे बात करते हैं इसके अंदर, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा में सर। ध्यान रखिएगा इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में। मैंने आपको न्यूयॉर्क बताया लेकिन इसका हेडक्वार्टर आपका जिनेवा में भी है सर, ठीक है। आगे बात करते हैं इसके अंडर में जो संस्था काम होती है वो जैसे यूनिसेफ हो गई। यूनिसेफ क्या है? आपकी संयुक्त राष्ट्र बाल संकट कोष को बोलते हैं। जब 1945 में वर्ल्ड वार के बाद बहुत सारे देशों में यह हुआ कि बहुत सारे बच्चे अनाथ हो गए, तो उन बच्चों के सामने खाने का, भोजन का संकट हो गया, उनके भविष्य का संकट खड़ा हो गया। तब यूनिसेफ नाम की संस्था को यूनाइटेड नेशन ने एस्टैब्लिश किया और इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के माध्यम से इसके द्वारा उन बच्चों के डेवलपमेंट के लिए काम किया। देखिए ध्यान से यहाँ पर दुनिया भर में बच्चों को मानवीय और विकासात्मक सहायता प्रदान करने के लिए ये जिम्मेदार है यूनिसेफ। 192 देशों और क्षेत्रों में उपस्थिति के साथ एजेंसी दुनिया में सबसे व्यापक और पहचानने योग्य सामाजिक कल्याण संगठनों में से एक है सर, ठीक है। आई होप कि इतनी बात आपको क्लियर होगी। आगे बात करते हैं, अभी जो एक हॉल आप देख रहे हैं, नया हॉल यूनाइटेड नेशन का एक और पार्ट है, यह है आपका ट्रस्टीशिप काउंसिल।
ट्रस्टीशिप काउंसिल की बात की जाए, जिसे न्यास परिषद भी कहा जाता है, इसका सिर्फ एक ही काम है कि जो भी अल्प विकसित राष्ट्र हैं, ठीक है, अल्प विकसित राष्ट्र या गरीब राष्ट्र हैं, तो उनकी सरकारों के साथ में कोऑर्डिनेशन करते हैं, उनके साथ में तालमेल बिठाते हैं, और उन सरकारों के द्वारा उस देश के डेवलपमेंट के लिए लोग पार्टिसिपेट करते हैं सर, ठीक है, उनको फाइनेंशियल टेक्निकल सपोर्ट वगैरह देते हैं सर, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर 1945 में स्टैब्लिश न्यूयॉर्क इसका हेडक्वार्टर है, और याद रखिएगा इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल सस्पेंड इट्स ऑपरेशन सिंस 1994। इसने 1994 से अपने ऑपरेशन को सस्पेंड कर दिया था। इस क्वेश्चन को आपसे एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, या आपसे कई बार ऐसे क्वेश्चन भी उठा सकता है सर, ठीक है, यूपीएससी में खास क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है सर ये। आगे बात करते हैं हिंदी के अंदर। देखिए ट्रस्टीशिप काउंसिल की अगर बात कीजिए, यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रन्यास पद्धति का महत्व कार्य यह है, जो देश पिछड़े या अल्प विकसित हैं उन्हें विकसित राष्ट्र द्वारा ऐच्छिक सहायता प्रदान करना, ये इसका मेन कार्य है। यानी कि जो हमारे पिछड़े अल्प विकसित राष्ट्र हैं उनकी सरकारों से तालमेल बिठाते हुए उनके डेवलपमेंट के लिए ये क्या करते हैं, सहायता करते हैं विकसित राष्ट्रों का। और याद रखना इसके जो मेंबर है वो कौन है, जो यूएन के परमानेंट मेंबर है, कौन से 5 जो मेंबर हैं, F1 रेस जो मैंने आपके लिए बोला था, वही इसके मेंबर भी हैं, और उनकी जिम्मेदारी है कि अल्प विकसित राष्ट्रों की सहायता भी यहाँ पर की जाए। तो आर्थिक और सामाजिक परिषद ने 1994 से अपने संचालन को निलंबित कर दिया था। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। 1994 से ट्रस्टीशिप काउंसिल ने अपने ऑपरेशन को सस्पेंड कर दिया। आगे देखिए सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्यों चीन, फ्रांस, रूस, यूके और यूएसए, इससे मिलकर के आपकी ट्रस्टीशिप काउंसिल बनी है सर, ठीक है। अब बात आती है कि 2019 की जो इसका सेशन स्टार्ट हुआ उसमें इन्होंने अपना एक प्रेसिडेंट और अपना एक डेप्यूटी प्रेसिडेंट जो है अपॉइंट कर लिया है। तो अगर आपसे पूछे ट्रस्टीशिप काउंसिल के प्रेजेंट में जो प्रेसिडेंट हैं तो ये हैं फ्रांस की, इनका नाम है एनी गुएगन। तो एनी गुएगन जो है ये फ्रांस की हैं, ठीक है, और ये कौन है इस समय ट्रस्टीशिप काउंसिल की प्रेसिडेंट। याद रखिएगा अगला ट्रस्टीशिप काउंसिल का जो सेशन स्टार्ट होगा वो 2021 में होगा, नवंबर 2021 में इसका अगला सेशन स्टार्ट होने जा रहा है सर, ध्यान रखिएगा। 2019 के बाद सीधा 2021 में सेशन होगा, 2020 में इसका सेशन नहीं हुआ सर, ठीक है। आगे बात करते हैं। अब ये देखिए ये जो आप देख रहे हैं हॉल, ये है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, नीदरलैंड के हैग में द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आपके 15 जज यहाँ पे सामने खड़े हैं। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की अगर बात किया तो दुनिया में कानून व्यवस्था को बनाए रखना इनकी जिम्मेदारी है, और कोई भी कानून का उल्लंघन ना करे, ठीक है, शांति व्यवस्था के लिए जरूरी है सर। सबसे पहले बात करते हैं इसकी स्थापना की। तो देखिए 26 जून 1945 को इसकी स्थापना की जाती है, और इसका हेडक्वार्टर नीदरलैंड के हैग में, द हैग। बहुत बार क्वेश्चन उठा है कि आईसीजे का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो नीदरलैंड के हैग में। और ये भी याद रखिएगा कि नीदरलैंड के हैग में एक हेडक्वार्टर और है, उसका नाम है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। तो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का हेडक्वार्टर भी आपके नीदरलैंड के हैग में है सर, ठीक है। अब बात करते हैं कि जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है इसमें टोटल कितने जज होते हैं, उनका टेन्योर कितना होता है, ठीक है, और कब कब ये रिटायर्ड होते हैं सर। तो देखिए इसके रिगार्डिंग बात करते हैं। तो टोटल जज इसमें होते हैं 15, और टेन्योर कितना होता है 9 वर्ष, यानी एक जज का अपॉइंटमेंट अगर करेंगे तो 9 साल के लिए हम उसका अपॉइंटमेंट कर देंगे। और याद रखिएगा ये जितने 15 जज हैं ये 15 अलग अलग देशों से हैं, कोई भी 2 जज एक देश से कभी नहीं हो सकते, ये बात ध्यान रखिएगा। कोई भी 2 जज एक देश से कभी नहीं हो सकते, हर अलग अलग देशों से ये इनको अपॉइंट किया जाता है सर, ठीक है। अब एक और बात है कि जो 5 जज हैं, रोटेशन इस प्रकार से इसमें कि 5 जज हर 3 साल बाद रिटायर हो जाते हैं, और 3 साल बाद 5 नए जज फिर से आ जाते हैं सर, यानी 5 रिटायर होते हैं तो 5 आते हैं। तो संख्या इनकी 15 बनी रहती है, 9 साल कार्यकाल का रहता है, और लगातार ये प्रोसेसिंग चलती रहती है यहाँ पर, ठीक है। अब एक सवाल उठता है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर भारत की ओर से अपॉइंटेड जो जज है उनका नाम क्या है। तो भारत की ओर से अपॉइंटेड जज है आपके दलवीर भंडारी से, ध्यान रखिएगा सर, मिस्टर दलवीर भंडारी, जो कि दिल्ली सुप्रीम कोर्ट के अंदर कौन थे, जज थे सर, और इनको वहां से प्रमोट करके दलवीर भंडारी जी को हमने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का, ठीक है, जज अपॉइंट किया वहां पर। और मैं ये भी बता दूं करंट अफेयर की न्यूज में कि इनका 9 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका था, लेकिन 2019 में इनको दोबारा से री अपॉइंट कर दिया गया सर, ध्यान रखना है, इनका दोबारा से सिलेक्शन किया गया सर, ठीक है, पूर्ण बहुमत के साथ में इनको दोबारा से चुना गया सर, इनके कार्य को देखते हुए सर। अब बात करते हैं कि जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इसमें भी प्रेसिडेंट अपॉइंट किए जाते हैं सर, ध्यान, प्रेसिडेंट होता है, डेप्यूटी प्रेसिडेंट होता है इसके अंदर। तो प्रेसिडेंट कौन है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की, जो प्रेसिडेंट है ये अमेरिका की जो वहां की जो सुप्रीम जज है उनका नाम यहाँ पर आता है सर, इनका नाम है जॉन डोंग्यू। डोंग्यू की अगर बात की जाए तो ये प्रेसिडेंट हैं जिनका कार्यकाल 3 साल का, ये आप इनकी फोटो यहाँ पर देख सकते हैं, ये है जॉन डोंग्यू।
तो ये प्रेसिडेंट हैंगे सर, ठीक है, ध्यान रखिएगा 3 साल का इनका कार्यकाल होगा। आगे हम बात करते हैं इसके अंदर से, हिंदी में थोड़ा इस टॉपिक को ले लेते हैं। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर आप देखें तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की स्थापना 26 जून 45 को हुई थी, ये आपको बता चुका हूँ। हैग नीदरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। 15 जज होते हैं इसके अंदर और 9 साल का कार्यकाल इनका दिया जाता है। 3 वर्ष बाद 5 रिटायर्ड हो जाते हैं जज इसके अंदर से, ठीक है, और फिर इतने जज नहीं आते हैं। और प्रत्येक न्यायाधीश यानी प्रत्येक जज अलग देश का होता है और कोई भी 2 जज एक ही देश से कभी नहीं होते हैं, ठीक है। और इसकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो इंग्लिश एंड फ्रेंच। इंग्लिश और फ्रेंच जानना यूएन की वर्किंग लैंग्वेज है सर, ठीक है। तो जो इसकी वर्किंग लैंग्वेज है तो इंग्लिश और फ्रेंच है, तो यहाँ भी उन्होंने इसको ही शामिल किया गया इसके अंदर, ठीक है। आगे बात करते हैं भारत की ओर से अपॉइंटेड जज कौन है, श्री दलवीर भंडारी जी हैं, जो कि सुप्रीम कोर्ट के जज रह चुके हैं और इनको दोबारा री अपॉइंट किया। ये करंट अफेयर की न्यूज है, ध्यान, अगर पूछे भारत की ओर से अपॉइंटेड जज कौन है तो वह है आपके दलवीर भंडारी जी। आई होप कि इतनी बात आपको क्लियर हुई होगी इसके अंदर से, ठीक है, अच्छे समझ से चलिएगा। आगे बात करते हैं यहाँ पर अगला होल, आप देखिए ये है सेक्रेटरीट यानी कि आपका सचिवालय। सचिवालय वो जगह होती है जहां पर आपके बैठते हैं सेक्रेटरी जनरल, ठीक है। सेक्रेटरी जनरल यहाँ बैठते हैं और जो इसके 10,000 से अधिक जो इसके एम्प्लॉई हैं वो इन यूएन ऑर्गन्स के जो भी आधिकारिक कार्य है वो सारे यहाँ से पूरे किए जाते हैं, ठीक है। आधिकारिक भाषाओं में जो भी कार्य हैं इनके वहां पर पूरे किए जाते हैं, ठीक है। यूएन के लिए अगर बात की जाए तो यूनाइटेड नेशन यानी सेक्रेटरी, इसकी भी स्थापना 45 में, इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यूयॉर्क में, ये सर। अब एक चीज और आप जान लीजिए यहाँ पर कि जो आपका यूएन सेक्रेटरीट है, सेक्रेटरीट के अंदर बैठता है आपका सेक्रेटरी जनरल, और सेक्रेटरी जनरल को हम इसके अलावा चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर भी कहते हैं। अगर आपसे पूछ लिया अचानक से कि बताइए यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर कौन है, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, या यूनाइटेड नेशन के जो स्पोक पर्सन है वो कौन है, तो ये भी कंफ्यूज होंगे। तो ध्यान रखिएगा इस बात के लिए कि यूएन सेक्रेटरी जनरल आल्सो कॉल्ड चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब क्या हो गया, जो एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि संचालन करता है, ठीक है, पूरी चीजों को मैनेज करता है सर। तो इसके जानना सेक्रेटरी जनरल को ही चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर कहा जाता है। और यही यूएन का कौन था, डिफेक्टो स्पोक पर्सन, वेरी इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा सर। अगर यूएन के डिफेक्टो स्पोक पर्सन बात की जाए तो यूएन की ओर से जो भी स्टेटमेंट देना है, ठीक है, वो सब कौन देगा, सेक्रेटरी जनरल देगा। तो ध्यान, सेक्रेटरी जनरल को चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर भी कहा जाता है और यही डिफेक्टो स्पोक पर्सन भी होता है यूएन का सर। आगे बात करते हैं इसके अंदर, हिंदी में ले लेते हैं। सेक्रेटरी के लिए बात करें, सचिवालय की बात की जाए तो संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा संचालित होने वाले समस्त कार्यों को सचिवालय ही निपटाता है, जैसे कि मैंने आपको बताया। आगे बात करते हैं, सचिवालय का प्रमुख महासचिव होता है जिसका चयन सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा के द्वारा किया जाता है। ये भी आपको अच्छे से पता चाहिए। सचिवालय महासचिव जो होता है उसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। महासचिव को दोबारा भी चुना जा सकता है, जैसे कि अभी हाल ही में एंटोनियो गुटेरेस को दोबारा रीअपॉइंट किया गया। देखिए ये रहे आपके एंटोनियो गुटेरेस, ठीक है। एंटोनियो गुटेरेस हैं जो कि 9th नंबर के आपके सेक्रेटरी जनरल हैं, पुर्तगाल से, वो आपको बता चुका हूं इस बारे में, ये अच्छे से। आई होप कि सेक्रेटरीट तक का पोर्शन आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। यहाँ पर हमारा डिटेल जो डिस्कशन था यूएन और उसके प्रिंसिपल ऑर्गन का वो खत्म होता है। अब हम क्या करेंगे, जो टॉपिक्स है उस टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं या आ सकते हैं उन सभी टॉपिक को, क्वेश्चन आंसर्स को हम यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं सर, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के टॉपिक वाइज क्वेश्चंस की। ये हम पेश कर रहे हैं एग्जाम बाइट्स की ओर से, और कोशिश होगी कि जो भी एग्जाम में, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर इस रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं, जितने भी हमने क्वेश्चन देखे हैं उन क्वेश्चन को लेकर के ही हमने इस टॉपिक को तैयार किया। और आने वाले वीडियो जो भी हमारे आएंगे उनमें भी टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करेंगे और उस रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन एग्जाम आए, जितने भी क्वेश्चन किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आए, वो सबको साथ में लेकर के हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं टॉपिक वाइज क्वेश्चन लगाने के लिए। एक और चीज ध्यान रखिएगा, जैसे मैंने बताया, अगर आपको मेरी मेहनत अच्छी लग रही हो और आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियो बनाऊं और नए टॉपिक बनाऊं, आप अपने टॉपिक्स जिस टॉपिक पर चाहते हैं वीडियो बनाऊं उस टॉपिक को आप कमेंट बॉक्स में लिखकर डाल दीजिए सर। और हमारी मेहनत को सफल करते हुए हमारे लिए आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। आगे बात करते हैं इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 1 की। व्हाट इज द टर्म ऑफ यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल। जो सेक्रेटरी जनरल यानी महासचिव है उसका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, फटाफट आंसर लगाएंगे। 3 साल, 6 साल, 4 साल या 5 साल। सीधी बात है, मैंने बताया था महासचिव कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। बिल्कुल आपका आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द ओनली सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूएनओ टू हैव डाइड व्हाइल इन द ऑफिस। ऑफिस में जिस महासचिव की मृत्यु हुई थी वो कौन थे, तो आपको मैंने बताया था उनका नाम क्या था, हैमरजोल्टी सर, ठीक है। तो नाम आ गया डैग हैमरजोल्टी, ठीक है, इसे याद रखेंगे।
अगला पॉइंट बात करते हैं, इन विच ईयर वाज द यूएनओ अवार्ड द नोबेल पीस प्राइज। तो आपको पता है नोबेल प्राइज कब जीता था, 2001 में जीता गया था सर, ध्यान रखिएगा 2001 में। देखो क्वेश्चन पढ़ते के साथ ही अगर दिमाग में आपके आंसर आने, तो आंसर आने का मतलब है कि आप सही दिशा में चल रहे हैं सर, ठीक है, सही दिशा में चल रहे हैं। और ऑप्शन में सिर्फ आंसर ढूंढिए अपना, और यदि आप क्वेश्चन देख के फिर ऑप्शन देख करके उसमें अक्कड़ बक्कड़ खेलेंगे तो उससे चीजें गलत हो सकती हैं, ठीक है। आपको हमेशा श्योर होना चाहिए, ठीक है, ये अगर क्वेश्चन है तो उसका आंसर ये होना है, और यही उसके अंदर ऑप्शन मिलेगा आपके लिए। आगे बात करते हैं इसके अंदर, हाउ मेनी मेंबर्स कंट्री डिड द यूएनओ हैव टू इट्स फॉर्मेशन इन 1945। तो देखिए अगर बात की जाए तो यूनाइटेड नेशन जब स्टैब्लिश हुआ था तो उसमें कितने मेंबर थे सर, आपको बताया था मैंने कि जब आपकी डम्बरटन कॉन्फ्रेंस हुई थी, और कॉन्फ्रेंस हुई थी तो उसमें 51 देशों ने पार्टिसिपेट किया था, जिसमें आखिरी देश कौन था आपका, आखिरी देश था पोलैंड आपका, ठीक है। तो 51 कंट्रीज यहाँ पर ध्यान रखिएगा। अगला देखिए क्वेश्चन है कि जो यूनाइटेड नेशन का वो कौन सा ऑर्गन जिसने 94 में अपना ऑपरेशन बंद कर दिया था, ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप इसका आंसर लगाते हैं, कौन था, ट्रस्टीशिप काउंसिल, सॉरी हाँ ट्रस्टीशिप काउंसिल, ठीक है, इसे याद रखेंगे सर। ट्रस्टीशिप काउंसिल ने अपना ऑपरेशन बंद कर दिया था सर 1994 में सर, ठीक है। हाउ मेनी ऑफिशियल लैंग्वेज डज द यूनाइटेड नेशन हैव, कितनी है भैया, 4 5 6 कितनी, तो ध्यान रखना 6 हैंगी, ये तो सबको पता है, अभी इसके अंदर बता दिया मैंने आपके लिए। अगले पॉइंट की बढ़ते हैं हम लोग। देखिए मैं थोड़ा तेजी से क्वेश्चन इसलिए ले रहा हूं क्योंकि आप लोग करीब वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए, इसी वजह से थोड़ा सा क्वेश्चन को तेजी से लेके चलेंगे, आप इसके आंसर लगा सकते हैं। इनकेस अगर क्वेश्चन को दोबारा देखना तो आप वीडियो को बैक करके दोबारा से देख सकते हैं। व्हाट इज द टर्म ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ यूएन जनरल असेंबली, ठीक है। तो जो जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट होते हैं उनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो मैंने बताया था, जैसे अभी अब्दुल्ला शाहिद अपॉइंट हुए कितने वर्ष के लिए बेटा, 1 साल के लिए, ठीक है, 1 साल के लिए पढ़ो, तो ध्यान रखना कार्यकाल कितना होता है, 1 साल का। देखिए यहाँ पे थोड़ा आंसर गलत हो गया है, 5 साल गलत है ये, ध्यान रखना 1 साल, प्लीज इसको ठीक कर लीजिएगा। आंसर इसका क्या होगा, वो होगा ओनली 1 ईयर्स, ठीक है, इसे याद रखिएगा सर, 1 ईयर्स का इनका कार्यकाल इसके अंदर होता है, ये 5 साल का आंसर गलत होगा इसके अंदर, ठीक है। आगे बात करते हैं, यूएन सेक्रेटरी जनरल हेड्स विच ऑर्गन, विच प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो अगर हम बात की जाए तो जो यूएन का सेक्रेटरी जनरल होता है वो कौन से ऑर्गन को हेड करता है, तो सीधी बात है सेक्रेटरीट है, जहां पे वो बैठते हैं सर उसी को हेड करते हैं सर, ठीक है, उसी के हेड है सर सेक्रेटरीट में। अगला क्वेश्चन आता है, विच ऑर्गन ऑफ द यूएनओ फंक्शन फ्रॉम पीस प्लेस इन द हैग। तो सीधी बात है हैग के अंदर कौन सा ऑर्गन है इनका सर, सीधी बात में बताया था आईसीजे, सबके हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में, लेकिन एक यही है हेडक्वार्टर कहाँ है इसका, आपका द हेग में, कौन है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ठीक है, इसे याद रखेंगे इसके अंदर। और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के जो इंडिया की ओर से अपॉइंटेड जज है उनका नाम आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे बताएंगे दोबारा से, ठीक है। अगली बात करते हैं आगे के लिए हम लोग, हाउ मेनी नॉन परमानेंट मेंबर्स आर देयर इन द सिक्योरिटी काउंसिल। तो सीधी बात है यार 10 होते हैं, 15 बताए थे, 5 परमानेंट है तो 10 टेम्पररी हो गए भाई, तो 10 मेंबर यहाँ पर क्या होंगे हमारे, होंगे इसके अंदर, ठीक है। व्हाट इज टर्म ऑफ द नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल, ठीक है, इनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है नॉन परमानेंट मेंबर्स का, तो सिंपल सी बात है सिक्योरिटी काउंसिल में नॉन परमानेंट मेंबर 10 होते हैं और टेन्योर कितना होता है इनका, 2 साल का होता है, तो याद रखिएगा 2 वर्ष के लिए इनको अपॉइंट किया जाता है। आगे बात करते हैं इसके अंदर, व्हाट इज द टर्म ऑफ जज ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के जो न्यायाधीश होते हैं उनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो मैंने बताया था आपको 9 वर्ष का होता है भाई, सिंपल सी बात है, ठीक है। 5 जज रिटायर्ड होते हैं हर 3 साल के बाद, 9 वर्ष का कार्यकाल होता है सर, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, संविधान का कौन सा अंग अपनी विशिष्ट एजेंसियों के कार्य के समन्वय के जिम्मेदार है सर। देखिए सीधी बात है यूनाइटेड नेशन का वो कौन सा ऑर्गन है, ठीक है, विच ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द कोऑर्डिनेटिंग द वर्क ऑफ इट्स स्पेशलाइज एजेंसीज। स्पेशलाइज एजेंसी के साथ में काम करने के लिए कौन जिम्मेदार है, तो सीधी बात है मैंने बताया था यूएन का हार्ट ऑफ यूएन किसे कहते हैं, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल कहा जाता है, जिसमें आपका यूनिसेफ यूनेस्को ये सब चीजें आती हैं और उनके माध्यम से ये सब चीजों को मैनेज करता है। तो ये विशेष एजेंसियां यूनेस्को हो गया, यूनिसेफ हो गया, तो ये आपकी स्पेशलाइज्ड एजेंसीज हैं जिनका जो कोऑर्डिनेशन है कौन करता है, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल करता है, याद रखिएगा इस बात के लिए। अगला है, व्हेन वाज द यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेड, कब हुआ था भाई, ये तो पता है आपको, 26 जून 1945 को सब ने सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस के अंदर क्या करे थे, साइन किए थे, और साइन करने के बाद 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ पूरी दुनिया में लागू हो गया था सर, लागू होता 24 अक्टूबर को, तो 24 अक्टूबर क्या होगी, इसकी स्थापना दिवस है, इसलिए तो 24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशन डे मनाते हैं हम लोग सर। आगे बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ द यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशन की कौन सी एजेंसी इसमें नहीं है सर, ठीक है। देखिए ऑप्शन है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। तो ध्यान रखिएगा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इसका आंसर होगा सर, क्योंकि ये इसका हिस्सा नहीं है। ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जिसका पूरा नाम है
गेट, GATT गेट, जर्नल एग्रीमेंट फॉर ट्रेड एंड ट्रैफिक। ये एक ऐसा एग्रीमेंट है, एक ऐसी संस्था है जो इंटरनेशनल पर जो ट्रेड है उसको रेगुलेट, कंट्रोल, सुपरवाइज करने का कार्य करती है। इस पर हम डिस्कस करेंगे जब हमारा लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट होगा, ठीक है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का। आगे बात करते हैं, हाउ मेनी मेंबर डज द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। अरे सिंपल सा है, 54। देखिए आंसर 54 है। हाउ मेनी कंट्री आर द मेंबर ऑफ द यूएनओ एट प्रेजेंट, कितने मेंबर्स है भैया, तो 193, सिंपल सी बात है की। और लास्ट डेज कौन है, साउथ सुडान 2011 में आया था, बताया था आपके लिए। अब देखिए शिक्षा को मजबूत करने के लिए देखो सिंपल सी बात है, द यूनाइटेड नेशन एजेंसी कंसर्न विद द इंप्रूवमेंट ऑफ द स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन एंड स्टडी स्ट्रेटेजिंग इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन द फील्ड्स। देखो सिंपल सी बात है, एजुकेशन सेक्टर के डेवलपमेंट के लिए और सहयोग को मजबूत करने के लिए जो संस्था है, एजेंसी है, तो वो कौन सी है हमारी, वो है आपकी यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, याद रखिएगा सर। आगे बात करते हैं इसी रिगार्डिंग क्वेश्चन एक और हमारे पास। देखिए लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल के लिए प्लीज, क्योंकि हम काफी मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, काफी सारा डेटा ढूंढ के ला रहे हैं आपके लिए, लेकिन आपको ठीक है सफलता मिलनी चाहिए और आपके साथ साथ थोड़े सा हमारे भी हौसला बढ़ना चाहिए सर। आगे बात करते हैं इसके अंदर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेन ऑर्गन ऑफ द यूएनओ। देखिए कौन सा मेन ऑर्गन है यूएनओ का, तो यूएनओ के ऑर्गन कौन कौन से थे भाई, जनरल असेंबली बिल्कुल ऑर्गन है, सिक्योरिटी काउंसिल बिल्कुल ऑर्गन है, ट्रस्ट काउंसिल बिल्कुल है, लेकिन यूनिसेफ की बात करें, यूनेस्को की बात करें, यूनेस्को क्या है, यूनेस्को नहीं है, यूनेस्को इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के अंडर में आता है सर, इसका मतलब ये सीधा ऑर्गन नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी, ऑप्शन नंबर डी। हाउ मेनी परमानेंट मेंबर आर देयर इन द सिक्योरिटी काउंसिल, सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबर कितने हैं भैया, सीधी बात है 5 है, बताया था, F1 रेस 5 देखेंगे, कौन कौन से हैं, F1 रेस आप ट्रिक से याद कर सकते हैं, है ना, ये बात देख लीजिए वीडियो के लिए। हाउ मेनी जज आर देयर इन द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, तो भैया 15 होते हैं, ये तो आपको बता ही दिया था लास्ट में। 15 क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, द फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशन वाज, कौन थे भाई, त्रिगवेली, नॉर्वे से थे सर, त्रिगवेली बिल्कुल याद रखिएगा। देखिए विजय लक्ष्मी पंडित कौन थी, ये वन एंड ओनली इंडियन है, फर्स्ट आईपीएस ऑफिसर हैं जो कि आपकी इंडिया की ओर से आपकी अपॉइंट हुई थी किसके अंदर, जनरल असेंबली की प्रेसिडेंट के रूप में। त्रिगवेली जो थे आपके सेक्रेटरी जनरल थे सर, और जो आपके डैग हमरजोल्टी जो थे ये कौन थे सर, ये वो सेक्रेटरी जनरल थे जिनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है सर, मृत्यु हो गई थी ऑफिस में, सेक्रेटरी ऑफिस के अंदर ही मृत्यु हो गई थी। आगे बात करते हैं, हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू बी प्रेसिडेंट ऑफ यूएन जनरल असेंबली, तो मैं आपको बता दिया कौन थे, विजय लक्ष्मी पंडित, सिंपल विजय लक्ष्मी पंडित। Which of the following country is not a permanent member of the UN Security Council? सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर कौन नहीं है, तो भैया सबसे पहले हम आपको बता दें 5 देशों के नाम, तो हाउ एनी आपको आना चाहिए, क्वेश्चन कैसे भी घुमा के आपसे पूछ सकता है। 5 देश कौन थे, F1 रेस यानी फ्रांस, रशिया, है ना, ऐसी अमेरिका, इंग्लैंड हो गया सर, आपका चाइना हो गया, ये देश क्या आती है, 5 परमानेंट मेंबर, इसके अलावा कोई नहीं है। तो परमानेंट मेंबर पूछ रहा है, परमानेंट मेंबर तो कौन सा नहीं है, तो याद रखना इनको छोड़ के नहीं है, यूएसए है बिल्कुल, यूके है बिल्कुल, फ्रांस है नहीं, स्पेन नहीं है सर, तो यहाँ पे क्या होगा आंसर आपका स्पेन, ठीक है, ध्यान रखिएगा स्पेन इसका मेंबर नहीं है। ओके, द नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल आर इलेक्टेड फॉर अ पीरियड, कितने साल के सुनते हैं, 2 साल के लिए, सिंपल सा आंसर इसका, तो ये तो आप बता ही दोगे। जनरल असेंबली ऑफ द यूनाइटेड नेशन मीट इन अ रेगुलर सेशन, भाई जनरल असेंबली का रेगुलर सेशन कब होता है, तो मैंने बताया था आपको सितंबर के तीसरे मंगलवार से दिसंबर के मिड तक, यानी कि साल में एक बार, वंस इन अ ईयर, ठीक है, वंस ईयर, ठीक है, याद रखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूएनओ, इसमें से विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूएनओ, यूएनओ की इसमें से कौन सी भाषा नहीं है, ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी थी, तो फ्रिस्का, ट्रिक बताई थी, फ्रिस्का ऑफिशियल लैंग्वेज है, 6 लैंग्वेज है, फ्रेंच भी है, स्पेनिश भी है, अरेबिक भी है, बट इटालियन नहीं है सर, इटालियन नहीं है, ध्यान रखिएगा सर, ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, इटालियन। इसलिए देखिए आपको मैंने बताया ऑफिशियल लैंग्वेज परमानेंट मेंबर्स के नाम आपको बहुत अच्छी तरह से आना चाहिए, 2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। आगे बात करते हैं हम लोग इसके अंदर, अब बस एंड पे आ गया हमारा चैप्टर ये। ऑन व्हाट डेट डिड द यूएनओ अडॉप्ट द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, तो बताया था मैंने आपको 10 दिसंबर को भाई, 10 दिसंबर 1948, 10 दिसंबर 1948 को इन्होंने यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स को अडॉप्ट किया था। अगला भाई, विच स्पेशल एजेंसी ऑफ यूएनओ को लिस्ट वर्ल्ड हेरिटेज साइट, तो जितनी भी दुनिया भर में जो स्मारक हैं उनको जो एक तरह से स्पेशलाइज या उनके मानकों को जो स्टैंडर्डाइज करता है वो कौन करता है, यूनेस्को करता है भाई, सिंपल सी बात है, यूनेस्को। तो ये भी आपका इकोनॉमिक सोशल काउंसिल का ही पार्ट है सर। अगला देखिएगा, हु ऑफ द फॉलोइंग वाज द यूएनओ फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल फ्रॉम द अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, तो अफ्रीका महाद्वीप से पहले आने वाले कौन थे महासचिव, तो भाई सिंपल सी बात है बुटरस घाली, मैंने बताया था आपको, इजिप्शियन थे सर ये।
आगे और आखिरी क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन जो हमारा आ रहा है इसके अंदर, हु कॉइन्ड द टर्म ऑफ यूनाइटेड नेशन। तो मैंने बताया यूनाइटेड नेशन को यूएनओ नाम दिया किसने था, तो ये दिया था अमेरिका के 32वें प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। ध्यान, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट वो व्यक्ति थे जिन्होंने ये नाम सजेस्ट किया था कि यूएनओ होना चाहिए, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, यानी दुनिया भर के सभी देशों का एक संघ, एक ऐसा संघ जहां पे दुनिया भर के सभी देश बैठ करके बातचीत कर सकते हैं, अपने मुद्दों को सुलझा सकते हैं और दुनिया में शांति स्थापित करने में योगदान दे सकते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग। एग्जाम बाइट्स की ओर से मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने सब्र के साथ इस वीडियो को देखा है। थोड़ा वीडियो लंबा हो गया है, बट कोशिश, देखिए जब हम डिटेल डिस्कशन करते हैं तो टॉपिक थोड़ा सा लंबा हो ही जाता है सर, ठीक है। लेकिन इस टॉपिक को, अगर इस वीडियो को सिर्फ एक बार आपने देख लिया तो एग्जाम कोई सा भी हो, इससे बाहर डेटा आपका निकल कर नहीं जाने वाला। आई होप कि मेरा ये प्रयास आपके लिए सफल हो और आपको ईश्वर सफलता दे। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।